Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is composite and contributory negligence. In the course of today's video, I will explain both of these terms with the help of certain case laws, and in the end, I will provide a distinction between composite and contributory negligence. Now without further ado, let's look into the PPT. So now we have jumped into the PPT of composite and contributory negligence. This particular PPT has been divided into 4 parts. The first part is the introduction. In the second part, we will understand what is contributory negligence. In the third part, we will discuss what is composite negligence. And in the fourth part, we will cover the distinction between both of them. Introduction. Negligence is a breach of duty. There is a lawful obligation to take care when it is predicted that inability to do so will probably be going to inflict any kind of damage or injury. नेग्लिजेंस एक ऐसी लीगल ड्यूटी है जिस चीज़ को अगर हम लोग फुलफिल नहीं करते तो ये चीज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए दैट अगर उस चीज़ का ओमिशन होता है या उस चीज़ में हमसे कुछ गलती हो जाती है तो वहाँ पे किसी ना किसी को हार्म या इंजरी पहुँचेगी. Negligence is a mode wherein many damages might be brought about by not taking effective measures. कि अगर कुछ ज़्यादा effective measures नहीं लिए जाए तो damages बढ़ भी सकते हैं. Negligence is of two kinds that are contributory negligence and composite negligence. In the event of negligence, the obligation to prove anything is of to the offended party. कि like जो कोई भी बंदा particular case के अंदर plaintiff है ये चीज़ उसको प्रूव करनी पड़ेगी कि जिसके साथ डैमेज हुआ है कि मेरे साथ जो कुछ भी डैमेज हुआ वो इस पर्टिकुलर बंदे के नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है. तो इस चीज़ के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ जो भी रहेगा वो प्लेंटिफ के ऊपर रहेगा अनलेस कि वहाँ पे कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है या फिर रेस इस्पाल इक्विटी और लग जाता है, जो कि हमने नेग्लिजेंस के पिछले वीडियो में कवर किया था, जो कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं. ठीक है. ही शुड डेमोन्स्ट्रेट द ऑब्लिगेशन ऑफ केयर टू द ऑफेंडेड पार्टी. Breach of the obligation and the offended party endured harm as a result of that carelessness brought about by the respondent. The obligation to survey the harm is completely upon the court. The court needs to choose and decide the remoteness of the harm and the sum for which the offended party is qualified for as harm. कि यहाँ पे जैसे ही कुछ डैमेज हुआ उसके बाद प्लेंटिफ जैसे ही वो चीज़ें प्रूव करना शुरू करता है उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना हार्म हुआ है. ठीक है. उस पर्टिकुलर हार्म के अकॉर्डिंग प्लेंटिफ को कितने डैमेजेस या कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए ये सब चीज़ें कोर्ट डिसाइड करेगी. उसके 5 एसेंशियल एलिमेंट है. सबसे पहला तो कि प्लेंटिफ जो कोई भी रिस्पोंडेंट है उसकी प्लेंटिफ के टुवर्ड्स एक लीगल ड्यूटी होनी चाहिए या फिर ऐसा कोई मॉरल ऑब्लिगेशन होना चाहिए जो उसे फुलफिल करना पड़ेगा. वो पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट जो है वो किसी भी एक टास्क के टाइम पे वो पर्टिकुलर ड्यूटी को ब्रीच कर देता है. ठीक है. उसके बाद कॉज आता है कॉज इन फैक्ट कि जिसमें प्लेंटिफ को दिखाना पड़ता है दैट ये पर्टिकुलर चीज़ जो है मेरे साथ हुई है. फिर आता है प्रॉक्सिमेट कॉज. प्रॉक्सिमेट कॉज के अंदर प्लेंटिफ को ये दिखाना पड़ता है कि मेरे साथ जो हार्म हुआ है और जो एक्ट डिफेंडेंट ने किया है वो दोनों को रिलेटेड हैं, अलग अलग नहीं हैं. एंड फिफ्थ चीज़ प्लेंटिफ को ये प्रूव करनी पड़ेगी दैट यहाँ पे एक्चुअल में किसी भी एक प्रकार का हार्म हुआ है तो ही हम इस चीज़ को नेग्लिजेंस के अंदर कंसिडर करेंगे. अगर इन 5 में से कोई भी एक चीज़ अगर फुलफिल नहीं होती है तो कोर्ट यही बोलेगा कि रिस्पोंडेंट ने यहाँ पे टॉर्ट कमिट नहीं किया है. ठीक है. फिर आ जाते हैं हम लोग कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बेसिकली मीन्स इग्नोरेंस फ्रॉम बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड. If a person is driving a car without any brakes met with an accident with another person who was driving on the wrong side of the road, this results in contributory negligence. It's defense available to the defendant in case of contributory negligence which prevents the plaintiff to get the compensation. Contributory word itself states that कि किसी भी एक चीज़ के अंदर contribution होना. अभी हम लोग contribution से यही समझते हैं कि उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं. तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में भी यही बोला गया है कि जैसे कि यहाँ पे ये कार का एग्जाम्पल दिया गया था कि अगर कोई एक बंदा जो कि बिना मेंटेनेंस के अपनी कार को चलाया जा रहा है जिसमें अंदर ब्रेक्स अभी फेल हो चुके हैं, बट ब्रेक्स फेल इसीलिए हो क्योंकि ही वॉज नेग्लिजेंट.
ठीक है, और सामने से कोई एक बंदा आता है रॉन्ग साइड के अंदर, उन दोनों के बीच में एक्सीडेंट हुआ। अभी टेक्निकली जो कोई भी बंदा रॉन्ग साइड से आया था उसको ज़्यादा लगी होगी, ठीक है। तो अगर वो प्लेंटिफ बनता भी है तो एज अ डिफेंडेंट कि जिसने भले ही ये नेग्लिजेंट काम किया है, उस चीज़ को डिफेंस मिल जाएगा दैट ही वॉज कमिंग फ्रॉम रॉन्ग साइड, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया कि ऐसा कोई भी हार्म हुआ है, भले ही वहाँ पे डिफेंडेंट की गलती हो या ना हो, सबसे पहले वो देखा जाएगा कि प्लेंटिफ की गलती थी या नहीं थी। अगर वहाँ पे प्लेंटिफ की गलती साफ साफ दिखाई देती है, जैसे कि इस एग्जांपल में दिखाई दे रही है दैट ही वाज कमिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड, तो उस चीज़ को हम कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के अंदर लेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज द इग्नोरेंस ऑफ ड्यू केयर ऑन द पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ टू अवॉइड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिफेंडेंट्स नेग्लिजेंस। द कंसेप्ट इज लूजली बेस्ड ऑन मैक्सिम वॉलेंटी नॉन फिट इंजोरिया, जो कि हमने पहले टॉट के अंदर कवर किया था, जिसका सिंपल मतलब ये होता है कि आप वॉलेंटरीली कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि आपको डैमेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए फिर आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिल सकता, जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गया या पैराशूटिंग हो गया। अगर वहाँ पे आपको एक वेवर साइन करवाते हैं दैट आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके अंदर अगर पैराशूट नहीं खुला, या तो गिरने से आपकी डेथ हो जाती है या तो आपका कोई मेजर इंजरी होती है, तो ये पर्टिकुलर जो पैराग्लाइडिंग कंपनी है वो लायबल नहीं है। अगर आप, क्योंकि आप वहाँ पे वॉलंटरीली पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको किसी ने बोला नहीं है कि आप जाइए 15-20 हज़ार की फीट की ऊंचाई से जाके जंप मारिए पैराशूट लेके, ऐसा आपको किसी ने नहीं बोला है, आप ये अपनी खुद की मर्जी से कर रहे हो, तब वहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का रूल भी एप्लीकेबल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इसके अंदर दो प्रिंसिपल्स हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के अंदर। सबसे पहला प्रिंसिपल है दैट इफ द प्लेंटिफ इज हिमसेल्फ नेग्लिजेंट फॉर टेकिंग ड्यू केयर in order to avoid consequences and becomes the direct cause of the damages, he is not entitled to receive any compensation। यहाँ पे क्या बोला है कि प्लेंटिफ खुद नेग्लिजेंट है, जिस चीज़ का उसको ध्यान रखना था उसने उस चीज़ का ध्यान रखा नहीं, तो उसे किसी भी प्रकार का कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। इफ बोथ द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट हैव टेकन रीजनेबल मेजर्स इन ऑर्डिनरी केयर टू सच एक्सटेंट वेयर बोथ दे वांटेड टू अवॉइड सच कॉन्सिक्वेंसेज देन द प्लेंटिफ कैन सू द डिफेंडेंट। कि जिस सिनेरियो के अंदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ने कुछ ना कुछ ट्राई किया है जस्ट सो दैट द पर्टिकुलर इंसिडेंट कैन बी अवॉइडेड, बट स्टिल कुछ रीजंस की वजह से वो इंसिडेंट फिर भी होता है, तो उस सिनेरियो के अंदर भी प्लेंटिफ डिफेंडेंट को सू नहीं कर सकता। इन दोनों प्रिंसिपल्स को हम एक कॉमन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी जहाँ पे एक क्रेन ऑपरेटर कुछ सामान लेके क्रेन से उठा के बिल्डिंग के ऊपर रख रहा था। एट द सेम मोमेंट वहाँ नीचे से एक लेबर जा रहा था विदाउट वेयरिंग एनी काइंड ऑफ हेलमेट, जबकि कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर हर जगह वार्निंग साइंस लिखे होते हैं दैट प्लीज़ वेयर हेलमेट एंड प्लीज़ वेयर सेफ्टी गियर्स ऑल द टाइम। क्योंकि यहाँ पे किसी ना किसी की गलती वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें कभी ना कभी गिरती रहती हैं। यहाँ पे ये लेबर एक्सपीरियंस था फिर भी ही वॉज नॉट वेयरिंग हेलमेट। ऊपर जो क्रेन ऑपरेटर था, ठीक है, वहाँ से एक ब्रिक गिर के ये लेबर के शोल्डर पे आके लगा, जिसकी वजह से उसके जो शोल्डर के मसल्स थे वो पूरे ब्रेक हो गए एंड अल्टीमेटली ही सफर्ड अ हैवी इंजरी ड्यू टू विच ही हैड टू बी अ बेड रिडन फॉर ऑलमोस्ट 3 months। यहाँ पे प्लेंटिफ डिफेंडेंट को सू नहीं कर सकता दैट जस्ट बिकॉज तुमने क्रेन ठीक से ऑपरेट नहीं किया, इस वजह से एक ब्रिक मेरे ऊपर आके गिरी। क्योंकि यहाँ पे प्लेंटिफ खुद वो सेफ्टी गियर्स पहन के नहीं चला था, ना तो उसने हेलमेट पहना था ना तो उसने ऐसा कोई सेफ्टी वेस्ट पहना था कि जो कि पहनना पड़ता है। अगर वो चीज़ उसके सर पे लग जाती तो वो खुद मर भी सकता था। ये तो अच्छा हुआ दैट वो शोल्डर पे जाके लगी। फिर अगर दूसरे प्रिंसिपल को हम समझना चाहें तो वहाँ पे ये ले सकते हैं कि अगर भले ही प्लेंटिफ ने भी हेलमेट पहना हुआ था, क्रेन ऑपरेटर ने भी ट्राई किया कि वो पर्टिकुलर चीज़ कहीं से गिरे नहीं, बट अचानक इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गई जिसकी वजह से स्लाइट जर्क आया इन अ क्रेन कि जिससे क्रेन थोड़ी हिली और वहाँ से एक ब्रिक गिरा। 1 सेकेंड वो लेबर पे जाके गिरा, बट यहाँ पे इन दोनों ने प्रॉपर केयर लिए थे, प्रॉपर मेजर्स लिए थे कि ऐसा कोई भी एक्सीडेंट हमारे साथ ना हो और हमें इंजरी ना हो। बट फिर भी अगर ऐसा होता है तो उस सिनेरियो के अंदर प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट को सू नहीं कर सकता है, ठीक है। आइए अभी इन सभी चीज़ों को केस लॉस के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले आते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के, जिसके अंदर बात की गई है बर्डन ऑफ प्रूफ की। ग्रेट सेंट्रल रिले वर्सेस बेट्स 1940 का केस है जहाँ पे बोला है दैट प्लेंटिफ सस्टेन इंजरीज एज ही फेल डाउन फ्रॉम द शाफ्ट ऑफ द लिफ्ट
because he went backwards, opened the doors and stepped through it, assuming that the lift would still be in place. He was guilty of contributory negligence and therefore was not entitled to recover any compensation for the damages sustained. कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग लिफ्ट बुलाते हैं, हालांकि ये अभी के ज़माने में होना की पॉसिबिलिटी जो भी है वो काफ़ी कम है, बट पहले ऐसा होता था कि आप लिफ्ट का बटन दबा के रखें, वो आवाज़ आती है, आप दरवाज़ा खोलते हैं, बट एक्चुअल में वहाँ पे लिफ्ट है ही नहीं. जैसे आप दरवाज़ा खोल के पैर रखोगे आप सीधे नीचे गिर जाओगे, आप कोई भी फ्लोर पे खड़े हो. इनके प्लेंटिफ के साथ भी ये केस के अंदर यही हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि वो उल्टा चल के जा रहा था लिफ्ट के अंदर. अभी कोई भी एक कॉमन मैन है जो अगर लिफ्ट बुला के वहाँ खड़ा रहता है तो वो सीधा ही अंदर जाएगा देख के कि भाई लिफ्ट है कि नहीं है यहाँ पे. ये जो प्लेंटिफ थे हमारे वो उल्टा चल के जा रहे थे, उन्होंने देखा नहीं कि लिफ्ट वहाँ पे खड़ी है कि नहीं खड़ी है, इसलिए वो शाफ्ट के अंदर गिर गए, उनको इंजरीज है. लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस लगेगा क्योंकि आपने खुद थोड़ा बहुत एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था यहाँ पे. इस चीज़ के लिए डिफेंडेंट से आपको पैसे नहीं मिल सकते. दूसरा केस रहा हंसल वर्सेस ट्राम. ठीक है, एंड अटेम्प्टेड टू बोर्ड अ मूविंग ट्राम कार एंड एंडेड अप गेटिंग इंजर्ड. ही sued the company. It was held that if he would have boarded in a tram car, not in a motion, it would have been easier for him to get the firm grip in the handlebar and settle down easily. The company was not held liable. यहाँ पे एक बंदा ट्रैम कार के ऊपर, जो कि एक इंटर सिटी एक ट्रेन जो होती है, जो हम अभी भी लंदन के कुछ सड़कों पे देख सकते हैं, जो ट्रैम कार्स होती है, वहाँ पे वो चढ़ने का ट्राई कर रहा था. बट दैट पर्टिकुलर ट्रैम कार वॉज मूविंग, वो खड़ी नहीं थी, स्टेशनरी नहीं थी, वो वहाँ से निकल रही थी. तब ये भाई साहब पकड़ के उस हैंडल बार को पकड़ के चढ़ने का ट्राई किया इन्होंने, बट स्टिल ही फेल डाउन एंड उनको थोड़ी बहुत इंजरीज आई थी. यहाँ पे भी कोर्ट ने ये बोला दैट यू वर नेग्लिजेंट. अगर वो पर्टिकुलर चीज़ आपको पता है कि वो मोशन में है तो आपने उस चीज़ को पकड़ने का ट्राई क्यों किया? सीधी सी बात है. Before we move any further, let me give you an overview of our website judicialdream.com. As you can see, this is the home page. Okay, here you can find list of books of grammar, judgment writing, essay writing. Okay, as well as you will find certain model answers. Let's say this is for the damnum sine injuria, which we have covered in the video series. All right, so here you will find the introduction and many other things. Okay, then if you have to go for a mock test, you can just simply click on the prelims or the mains. Let's say we just want to click on prelims subject wise MCQ, that is common intention. So you will find MCQs for topics and many other things on our website. And now let's get back to the lecture. उसके बाद आ जाते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के अवेलेबल डिफेंसेस के ऊपर. तो यहाँ पे हमारे पास 4 केस लॉ हैं. सबसे पहला है बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर 1809. इन द इंस्टेंस केस, ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ द प्लेंटिफ इन ऑर्डर टू take due care while driving, he met with a collision with the pole which was wrongfully obstructed by defendant. So without considering the negligence of the defendant, the plaintiff could have avoided the accident. The second situation is when the defendant has time to resource and take reasonable measures in order to avoid an accident. Supposedly किसी भी एक जगह पे एक खंभा गिरा हुआ है, पर ये खंभा जो है जिसके ऊपर कुछ ऐसे मटेरियल्स लगे हुए हैं जिसके वजह से ये रिफ्लेक्टिव है, ये आप रात में भी देख सकते हो और दिन में भी देख सकते हो. अगर आपको वो चीज़ दिख रही है फिर भी आप एक कंटिन्यूस स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, आप ब्रेक नहीं लगा रहे हैं, तो ये एक्सीडेंट होना ही है. मतलब वहाँ पे वो एक्सीडेंट होने से आप फिर रोक नहीं सकते अगर आप टाइम पे ब्रेक नहीं लगा सकते. तो यहाँ पे भी प्लेंटिफ को कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के अंदर ही बोला गया था. दूसरा केस लो है डेविस एंड मेन. In the instant case, the defendant ran over the donkey of the plaintiff while driving at a fast pace. He was negligible and he was entitled to pay compensation to the plaintiff. ठीक है, कि यहाँ पे ये बोला गया था कि वो पर्टिकुलरली काफ़ी फास्ट जा रहा था और जो प्लेंटिफ है उनके डोंकी के ऊपर से चला गया. ठीक है, यहाँ पे नीचे भी ऐसा लिखा है, द थर्ड सिचुएशन इज व्हेन अ डिफेंडेंट विल नॉट गेट द डिफेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस व्हेन ही क्रिएट्स अ सिचुएशन under which the plaintiff gets reasonable apprehension of imminent threat
or menace to his life, and in order to escape such danger he acted rationally and avoided due care of diligence. यहाँ पे क्या बोला है, अगर कोई भी ऐसा एक्ट प्लेंटिफ के लिए काफ़ी डेंजर होता है, भले ही वहाँ पे प्लेंटिफ का थोड़ा बहुत फॉल्ट है या फॉल्ट नहीं भी है, अगर वहाँ पे उसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग इशू दिख रहा है या वो प्रिज्यूम कर सकता है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर डिफेंडेंट कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का डिफेंस नहीं ले सकता. ठीक है. फिर आते हैं ब्रैडन वर्सेस ऑब्जर्न. इन द इंस्टेंट केस द डिफेंडेंट वॉज हेल्ड लायबल फॉर द इंजरीज सस्टेन्ड टू द प्लेंटिफ हु इन ऑर्डर टू सेव हर हस्बैंड फ्रॉम द नेग्लिजेंस ऑफ डिफेंडेंट्स वर्कमैन इंजर्ड हर लेग. यहाँ पे डिफेंडेंट को लायबल माना गया था बिकॉज प्लेंटिफ जो थी उसने अपने हस्बैंड को बचाने के लिए एक कुछ किया था वहाँ पे, जिसकी वजह से डिफेंडेंट के वर्कमैन की वजह से प्लेंटिफ का लेग इंजर्ड हो गया. तो जहाँ पे डिफेंडेंट को लायबल माना गया था बिकॉज उसने अपने हस्बैंड को बचाने का ट्राई किया था. एसएम रेलवे कंपनी लिमिटेड वर्सेस जयमल 1924 का केस है ये. द टर्म रूल ऑफ द लास्ट अपॉर्चुनिटी मीन्स दैट द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड एन एक्सीडेंट. If in a situation both the plaintiff and the defendant are negligent on their part, and whosoever has the last opportunity of avoiding such consequences fails to do so will be held responsible for such accident. यहाँ पे भी ये चीज़ बोली गई है कि यहाँ पे लास्ट अपॉर्चुनिटी का रूल अप्लाई किया गया था, दैट दोनों में से जिस किसी भी पार्टी के पास अपॉर्चुनिटी है टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर मिसहैप, और ये पर्टिकुलर एक्सीडेंट को होने से रोक सकने की कैपेसिटी है, फिर भी वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि ये पर्टिकुलर चीज़ लास्ट में जिसके भी पास होगी उस चीज़ को उनको हम लायबल मानेंगे. ठीक है. उसके बाद आते हैं कंपोजिट नेग्लिजेंस के ऊपर. इन आवर नेशन द टर्म कंपोजिट नेग्लिजेंस रेफर्स टू द बोथ टाइप्स ऑफ केसेस. फर्स्ट वुड बी द इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स एंड जॉइंट टॉर्ट फीजर्स. टॉर्ट फीजर्स का मतलब यही होता है कि जिन्होंने टॉर्ट कमिट किया, जिसे हम टॉर्ट फीजर्स बोलते हैं. देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस इज जॉइंटली एंड मैनी. इन सच अ केस नो वन इज परमिटेड टू आर्ग्यू दैट डैमेजेस शुड बी apportioned and that his obligation should be based on his fault. The judgment rendered against the composite tort feasors is single sum without apportionment, and the plaintiff has the option of enforcing the entirety of his claim to any one of the defendants. If one defendant has paid more than his fair share, he may seek reimbursement from the other defendants. Composite negligence का मतलब ये होता है कि जहाँ पे प्लेंटिफ ने गलती की है, प्लेंटिफ का नेग्लिजेंस है या नहीं वो बाद में देखा जाएगा. यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ पे फोकस किया जाएगा कि यहाँ पे डिफेंडेंट्स कितने हैं. कोई भी एक पर्टिकुलर नेग्लिजेंट एक्ट के अंदर ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं कि किसी एक बंदे के एक्ट या ओमिशन की वजह से कुछ हुआ है. जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने कुछ एक्ट किए होंगे या कुछ ज़्यादा ओमिशन किए होंगे जस्ट सो दैट ये पर्टिकुलर चीज़ हुई है. ठीक है. तो उस चीज़ को हम कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस मानेंगे. फिर यहाँ पे ऐसा बोला गया है दैट ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि मेरी कम गलती है तो मैं कम कॉम्पनसेशन दूंगा, तुम्हारी ज़्यादा गलती है तो तुम ज़्यादा कॉम्पनसेशन दोगे. यहाँ पे सभी को एक समान कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा. हालांकि यहाँ पे पीछे ये भी लिखा है दैट जो कोई भी डिफेंडेंट्स है वो अंदर अंदर रीइम्बर्स कर सकते हैं. जैसे कि सपोजली किसी को लगता है कि मैंने मेरे फेयर शेयर से ज़्यादा पैसे दिए हैं तो मुझे तुम पैसे दो, तो उस चीज़ के लिए आप अलग लॉ के प्रोविजंस यूज़ कर सकते हो. बट आप डायरेक्टली प्लेंटिफ को या कोर्ट में ऐसा नहीं बोल सकते दैट मैं इतना कम कॉम्पनसेशन दूंगा एज मेरा फॉल्ट यहाँ पे था ही नहीं. कंपोजिट नेग्लिजेंस के केस लॉस के ऊपर आ जाते हैं. सबसे पहला है कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस कृष्णन. द पैसेंजर when the buses collide, causing the left hands of two passengers on the buses to severed below the shoulder joint. The current indicates are certainly the case of composite carelessness. The court said that as a result of both drivers are jointly and severally accountable for the compensation. इस पर्टिकुलर केस के अंदर दो बसेस के बीच के अंदर कोलिजन हो गया था. ठीक है. जिसकी वजह से पैसेंजर्स के दोनों जो भी लेफ्ट हैंड्स थे वो जॉइंट की वजह से ब्रेक हो गए. यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि इट इज़ अ केस ऑफ कंपोजिट नेग्लिजेंस की यहाँ पे दोनों ही डिफेंडेंट को इक्वल कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा टू द प्लेंटिफ. ठीक है. फिर आते हैं हीरा देवी धाबा वर्सेस कांत दास. There was a collision caused by an irresponsible state transport bus driver and a vehicle driver. Due to this collision,
one person who died who was traveling in another automobile, and several other occupants of that car were injured. The appointed tribunal divided the damages among the bus and the automobile owners. However, the Guwahati High Court ruled that the tribunal erred in dividing the damages between the two tortfeasors. जहाँ बाद में ऐसा बोला है, this is a case of joint tortfeasors and the culpability of the car owners has not been proven. The claimants were found to be entitled to recover the whole value of their claim from the bus driver. The state of Assam simultaneously, the court stated that this does not impact the state's entitlement to seek payment from the second tortfeasor, the owner of the automobile. कि जहाँ पे कोर्ट ने ये बोला दैट कि पर्टिकुलर एक्सीडेंट के अंदर जिसका भी मतलब वो कार था, जिसकी भी वो कार थी, उस चीज़ की लायबिलिटी या कल्पेबिलिटी प्रूव नहीं हुई है ठीक से, तो हम लोग पूरा का पूरा पैसा बस ड्राइवर से वसूल करेंगे हु वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम, कि जिस मतलब वो गवर्नमेंट की बस थी. लेकिन यहाँ कोर्ट ने बाद में ये भी बोला दैट स्टेट ऑफ आसाम इज फ्री टू रीएम्बर्स देयर फेयर शेयर फ्रॉम द ऑटोमोबाइल ओनर, कि जहाँ पे ऑटोमोबाइल ओनर की जितनी भी गलती बनती है उस चीज़ की वजह से लोग ऑटोमोबाइल ओनर के ऊपर केस सेपरेटली करके यहाँ से पैसे ले सकते हैं. दैट इज पॉसिबल. Contributory negligence and composite negligence. Contributory negligence means ignorance on the part of the plaintiff in order to avoid the consequences arising from the negligence of the defendant. ठीक है. दूसरे में ऐसा बोला दैट composite negligence के अंदर omission of an act from the part of two or more wrongdoer. Contributory negligence के अंदर एक डिफेंडेंट होता है, एक प्लेंटिफ होता है. Composite negligence के अंदर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स होते हैं. ठीक है. फिर यहाँ पे ऐसा बोला सेकंड पॉइंट में दैट प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट बोथ आर हेल्ड लॉस रिस्पॉन्सिबल. दूसरे में ऐसा बोला रॉन्ग डूवर्स और डिफेंडेंट्स आर जॉइंटली लायबल. तीसरे में ऐसा बोला दैट देयर इज अ प्रॉक्सिमेट रिलेशन बिटवीन द एक्ट्स ऑफ प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट, जो कि हमें प्रूव करना पड़ता है. वेयरएज यहाँ पे देयर इज नो सच रिलेशन बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट्स, कि जितने भी डिफेंडेंट्स हैं उनको हम बाय डिफॉल्ट लायबल मान के ही चलेंगे, कि भले ही किसी की कम गलती हो किसी की ज़्यादा हो, सबकी इक्वल मान के ही हम लोग चलेंगे. बोथ द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट आर लायबल टू पे फॉर द डैमेजेस. ठीक है, कि जहाँ पे एक दूसरे को उन्हें डैमेजेस पे करने पड़ेंगे. देन यहाँ पे ऐसा बोला कि रॉन्ग डूअर्स आर लायबल टू पे द इंजरी सस्टेन बाय द प्लेंटिफ, कि जो कुछ भी इंजरी उनके काम की वजह से हुई है उस चीज़ की वजह से हम हर एक डिफेंडेंट को लायबल मानेंगे. क्लेम फॉर द डैमेजेस बाय द प्लेंटिफ इज रिड्यूस्ड टू द एक्सटेंट ऑफ दिस प्रपोर्शन ऑफ नेग्लिजेंस. क्लेम फॉर द डैमेजेस इज नॉट रिड्यूस टू एन एक्सटेंट, जहाँ पे क्लेम को हम किसी भी एक्सटेंट तक रिड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है. सो बाय दिस स्लाइड आवर लेक्चर इज इफेक्टिवली ओवर. आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर वेरी पीसफुली. If you guys want to see more lectures like this, please subscribe to our YouTube channel and please join us through our Instagram pages and Telegram channels, by which you will receive daily updates of such videos like this, as well as you will find descriptive answers of this particular videos and more MCQs about this particular topic on our website. So please stay connected to us and have a good day. Thank you all.